हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बच्चे हम ऑलरेडी चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में ओवर कर चुके हैं। अगर आपने एक वीडियो मिस की है डिस्क्रिप्शन चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट में सारे जो चैप्टर्स हैं, जो आपके लेक्चर्स हैं, वो सारे जो है ऑलरेडी अरेंज है, तो आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। बाकी बच्चे इस चैप्टर के रिगार्डिंग में पहली सीबीएसई ने लास्ट 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स में, कौन कौन से क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे हैं, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बाकी सीबीएसई ने इस साल भी कौन से क्वेश्चन चैप्टर पूछे हैं वो सब हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप अगर आपने एक ही वीडियो मिस की है जाके देख सकते हैं। बाकी आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट डिटेल में और साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लेना और वीडियो कंप्लीट करना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ कुछ नया सीखते हैं। यस क्लास 10 कैसे हैं आपसे बच्चे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड, जो कि आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर लेना और उसको सेव करके रख लेना, ठीक है, ताकि बाद में रिवीजन करते हुए बहुत काम आए। और बाकी बच्चे बताना चाहूँगा हम ज्ञानिकीला के प्लेटफॉर्म पे चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट डिटेल में हर एक टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, अगर आप लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप जाके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन में डाउट होगा, अगर वैसे डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट रहता भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं लेक्चर के टाइम पे बीच में क्या है कुछ क्वेश्चन पूछते रहूँगा, उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक सॉल्यूशन है बच्चे जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। कह रहा है इसका पीएच लाइकली टू, इसका पीएच लगभग कितना होगा। क्या आप मुझे बताओ, रेड से क्या हो रहा है ब्लू। अगर रेड से ब्लू हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो आपके पास गिवन सोल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। बिकॉज मुझे पता है बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है बच्चे वो कैसा, बेसिक है। आप मुझे बताओ बेस जो होते हैं उनका पीएच कहाँ से कहाँ के बीच में होता है। सर उनका पीएच जो है वो 7 से स्टार्ट होता है, 7 से 14 के बीच में होता है। फिर से बोलो, 0 से 7 आपके एसिडिक, 7 जो होता है न्यूट्रल और 7 से 14 जो नीचे वो कैसे होते हैं आपके, वो होंगे आपके बेसिक है। इट मीन्स आप सोच के बोलना, तो 7 से 14 के बीच में कौन सा होगा। ऑब्वियसली बात है 1 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इट मींस फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो 10 है। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर किसी एक सोल्यूशन का पीएच 1 है और किसी एक सोल्यूशन का पीएच 4 है, मुझे पता है 1 और 4 दोनों एसिडिक है, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर। इट मींस व्हिच ऑफ दिस टू हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट H+ आयन, A1 या फिर आपका जो BH4, ठीक है। आप करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सोल्यूशन है जो कि क्रश एक्सेल से रिएक्ट करके मुझे गैस दे रहा है जो कि लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर रहा है। जैसे ही आपने लाइम वाटर मिल्की सुना, सोच के बोलना कौन सा गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ऑब्वियसली बात है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज क्यों, लाइम वाटर होता क्या बच्चे, लाइम वाटर एक्चुअल में होता है स्लेक लाइम का सोल्यूशन। में स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। और मुझे पता, हम पढ़ चुके हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बनने की वजह से लाइम वाटर मिलके चेंज हो जाता है। तो सीखने वाली बात यह है कि सर इसमें जो गैस बन रहा पक्का CO2 है। अब सोच के बोलना, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे तो कौन सा रिएक्शन है जहां पर CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। सर एक रिएक्शन था, मुझे याद आया, एसिड को जब हम मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, एसिड को जब मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, साथ में CO2 बनता है, साथ में H2। फिर बोलो, सॉल्ट बनता है, CO2 और H2। अब मुझे पता है कि बेस मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते। अब मेटल का कार्बोनेट, अब सोच के बताओ, ये जो एग शेल है बच्चे, एग शेल के पास क्या होता है, एग शेल जो एग के बाहर जो व्हाइट रंग का होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। फिर सुनो, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3, मतलब जो कैल्शियम है मुझे पता है मेटल है, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी प्लस का 2 होता है और जिन एलिमेंट की वैलेंसी प्लस में होती है वो सारे मेटल्स होते हैं। तो मतलब ये जो एक्स शेल है इसके पास क्या है, इसके पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि मेटल कार्बोनेट है। तो सोच के बताओ, अगर ये मेटल का कार्बोनेट है तो इसको जिस सोल्यूशन से रिएक्ट करवा रहे हैं वो पक्का कैसा होगा, एसिडिक। बिकॉज एसिड है तभी तो मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस दे रहा है जो कि लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर रहा है। मतलब मुझे सर हिंट मिल गया कि आपके पास जो गिवन सोल्यूशन है पक्का कैसा, एसिडिक है। अब
नीचे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को देख के बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्वियसली बात है, अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो इसके पास H तो होना चाहिए, है ना। अगर H तो कंपलसरी, बिकॉज अगर H है तभी तो क्या होगा, अपने एक्वेस सोल्यूशन पे H प्लस आयन देगा। आप सोच के बोलो NaCl के पास H है, बिल्कुल नहीं है। LiCl के पास H है, बिल्कुल नहीं है। KCl के पास H है, बिल्कुल नहीं है। तो बचा कौन सा HCl है। ये मत सोचना कि जिनके पास H होता है वो एसिडिक होता है, नहीं, जो अपने एक्वेस सोल्यूशन में रहते हैं। वो तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हिंट दिया कि अच्छा भैया H तो देगा, अगर एसिड तो H देगा। अब सोचिए वाला इन चारों ऑप्शन से जो बी ऑप्शन HCl था उसके पास तो H है, मुझे पता है HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या, बहुत सिंपल है। मुझे पता कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है, बेस, या फिर बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है, एसिड है। अब आपसे लिखा हुआ है 10 ml of a solution of NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH है ना, OH तो चाहिए बेसिक है। इट मींस 10 ml जो NaOH है is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। कह रहा है कि भैया 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 8 ml HCl की जरूरत पड़ती है, बिकॉज NaOH कैसा है, बेसिक, और HCl कैसा है, एसिडिक। तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एसिड है। तो कह रहा है कि अगर 10 ml NaOH है ना, तो 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए। कह रहा है कि भैया अगर मैं NaOH का 20 ml ले लूं, इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन, सोच के बोलना, जब 10 ml था तो 8 ml चाहिए था। अब 10 ml से कितना हो गया, 20 ना, 10 से 20 डबल हो गया, 10 ml से 20 ml डबल हो गया ना। अगर भैया बेस को आपने डबल कर दिया, सोच के बोलना, कह रहा है कि भैया इसको बैलेंस कर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए होगा। तो कैसे करें सर, बहुत सिंपल है, 10 ml से 20 हो गया तो 8 ml से उसको डबल कर दो। जब ये डबल हो गया आपका तो वो भी डबल ना, तो 8 का डबल कितना, 16। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका मतलब कि भैया 20 ml NaOH को बैलेंस करने के, न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 16 मिलीलीटर क्या चाहिए होगा, HCl। ठीक है, कितना सिंपल, ऐसे करते हैं। अगर 10 को 8 चाहिए तो 10 का डबल 20 और 8 का डबल 16। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है कि सर, इनडाइजेशन तब होता है जब हमारे स्टमक के सरफेस में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, वो HCl का सीक्रेशन करते हैं, और जब वो HCl का सीक्रेशन अपने लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं तो उस समय में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अब सोच के बोलना, आपकी बॉडी के अंदर इनडाइजेशन हो गया, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर HCl की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अब बाहर से क्या करो, HCl बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, और एसिड को खत्म करने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चे, मुझे बेस है। अब मुझे बताओ इन सब में से कौन सा बेस होता है। हम पढ़ चुके सर, एंटासिड जो होते हैं वो बेस ही तो होते हैं, ये बेस होते हैं जो कि एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इट मींस क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी द राइट आंसर। एंटासिड इज द टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग गॉट इनडाइजेशन। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कर रहा है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन। बच्चे जो क्वेश्चन है इसमें जो है केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ रिटन फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन फिफ्थ को सबसे एंड में कराएंगे, तो वीडियो के एंड में क्वेश्चन फिफ्थ करने वाले हैं, तो स्किप मत करना, वीडियो जो क्वेश्चन फिफ्थ है वो एंड में करेंगे, बिकॉज यहाँ पर रिटन फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। आप करते हैं क्वेश्चन सिक्स। यस बच्चे, अब करते हैं क्वेश्चन 6। कह रहा है कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। कह रहा है कि भैया ये जो अल्कोहल और ग्लूकोज है, अगर बच्चे मैं अल्कोहल के फॉर्मूले की बात करूं तो होता है फॉर्मूला C2H5OH। सेम बच्चे ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला वो होता है C6H12O6। आप देख रहे हो दोनों में H का जिक्र हो रहा है, इट मीन्स दोनों में जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहा। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी के पास हाइड्रोजन है इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्का एसिड होगा। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड एसिडिक तब होता है जब वो अपने एक्वस सोल्यूशन पे H प्लस आयन देता है। फिर सुनना, अगर कोई भी सोल्यूशन है, अगर कोई भी सब्सटेंस अपने सोल्यूशन पे H प्लस आयन जो कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो अगर ऐसा है तो उसे एसिड के अंदर रखेंगे, वरना नहीं है। अब बच्चे है क्या, सोच के बोलना। अब कह रहा है कुछ एक्टिविटी ऐसा करके दिखाओ कि जिससे हमें ये प्रूफ हो जाए कि भैया हाँ, अगर इनके पास H है इसके बावजूद ये क्या है, एसिड कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो देखो क्या है, एल्कोहल जिसे हम कॉमनली बोलते हैं इथाइल एल्कोहल हैज द फॉर्मूला C2H5OH and glucose has a formula C6H12O6. Thus both of them contain hydrogen but they are not categorized as acid. तो हम एक फॉलोइंग एक्टिविटी करेंगे जिसकी मदद से प्रूफ होगा। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। इट मीन्स मटेरियल्स रिक्वायर्ड कौन कौन सा है, एक बच्चे आपको बीकर चाहिए, एक आपको रबर कॉक चाहिए, एक आपको 2 नेल्स चाहिए होंगे, 6 वोल्ट की बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, स्विच, इथाइल एल्कोहल एंड बोलो क्या ग्लूकोज है। आप क्या बच्चे, आप फिगर को देखो, इस फिगर में आपने देखा है, आपने इस एपरेटस को इस तरीके से लगा दिया जहां पर क्या है, नीचे आपको एक
सोल्यूशन है जहां पर क्या लिखा आपने इथाइल अल्कोहल है, आपने इथाइल अल्कोहल ले रखा है और उससे लगभग थोड़ा सा ऊपर तक मतलब 2 सेंटीमीटर मान लो ऊपर तक आपने क्या करा, दो आपका जो है दो नेल को जो नीचे रबर कॉक की मदद से आपने डिप कर दिया इसे, और थोड़ा सा नेल जो बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और आपने नेल से करते करते पूरा कनेक्शन बाहर लगा दिया जहाँ पर स्विच से होते हुए बल्ब, देन वहाँ से 6 वोल्ट की बैटरी है। आप सोच के बोलना ये जो दो नेल है, दो नेल्स के बीच में क्या आ गया, दो नेल्स के बीच में भैया इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है। फिर से बोलो, दो नेल्स के बीच में क्या बचे, इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है। अब मुझे पता है कि वो जो बल्ब है वो बल्ब ग्लो तब करेगा, देखो अगर अगर आपसे कोई पूछे क्या लिक्विड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना लिक्विड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब करते हैं जब उसके अंदर, जब सॉल्यूशन के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है, और इसी चार्ज पार्टिकल को क्या नाम देंगे, आयंस है। अगर आयंस हैं, अगर प्लस माइनस चार्ज पार्टिकल्स हैं तो कंडक्शन करेगा वरना नहीं करेगा। अब सोच के बोलो कि भैया अगर बल्ब ग्लो कर गया, अगर मान लो बल्ब ग्लो कर जाएगा तो होगा क्या, पक्का इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन के अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो आपने क्या करा, सेट अप द apparatus as shown in figure, take ethyl alcohol in the beaker such that the upper ends of the nail remain 2 centimeter above the level of alcohol. Then बच्चे क्या करना है, when the switch is turned on we observe that the bulb does not glow। हम क्या देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब सोच के बोलना, अगर बच्चे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब जो इथाइल अल्कोहल था, पक्का जब इसका सोल्यूशन बन रहा है तो क्या ये चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन करता तो बल्ब ग्लो हो जाता। और सेम बच्चे क्या करो, अगर देखो दिस सोज, और सेम बच्चे ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसको जो है ग्लूकोज के साथ रख के भी करो, बिकॉज अभी तो हमने इथाइल अल्कोहल किया, सेम बच्चे आप ग्लूकोज के साथ भी करो तो हम देखें ग्लूकोज के केस में भी बल्ब ग्लो नहीं करता। रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग ग्लूकोज सोल्यूशन इन प्लेस ऑफ अल्कोहल, अगेन वी ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो। इसका मतलब ये है, दिस शोज दैट द फ्लो ऑफ करंट डज नॉट टेक प्लेस इन बोथ द केस। अगर फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस करता तो बल्ब ग्लो कर जाता। दिस प्रूव्स दैट देयर आर नो H प्लस आयन इन अल्कोहल एंड ग्लूकोज सोल्यूशन एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू द आयंस H प्लस। बिकॉज एसिडिक सोल्यूशन जो होते हैं ना वो कंडक्शन कर जाता है, बिकॉज एसिड जो अपने एक्वस सोल्यूशन पे H प्लस आयन देता है जो कि बाद में वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बन जाता है। लेकिन बच्चे इस केस में क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रिकल नहीं करा। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या देखा कि अच्छा कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों के पास हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो आपके जो है एसिड की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों? बिकॉज वो H प्लस आयन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। सेम बच्चे वही बात है कि अगर डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा तो मतलब उसके पास कुछ आयंस नहीं होंगे, और रेन वाटर कर पा रहा है मतलब पक्का उसके पास आयंस होंगे। देखो क्या है, रेन वाटर कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड H प्लस आयन बिकॉज ऑफ विच इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके मन में आया कि सर रेन वाटर के पास H प्लस आयन कैसे आ जाते हैं, H प्लस आयन तो एसिडिक सोल्यूशन के पास होता क्या चाहिए, जब पहली बरसात होती है ना तो आपके जो जब आपका रेन आ रहा होता है, रेन है क्या, वाटर ही तो है, तो जब वाटर आपका अर्थ की तरफ लैंड कर रहा होता है तो उस समय जो भी आपका एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, उससे आपका वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करके एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वो आपका जो है रेन के एसिड के साथ आता है, इसी को बोलते हैं एसिड रेन है। तो इट मीन्स रेन के पास कुछ अमाउंट ऑफ एसिड होता है जिसकी वजह से H प्लस आयन बन जाता है। तो ठीक है, रेन वाटर कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड H प्लस आयन बिकॉज ऑफ विच इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर तो प्योर वाटर होता है, इट कंटेन्स नो ट्रेसेस ऑफ H प्लस आयन, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमारे पास आयंस होने चाहिए, ठीक है। तो चाहे H प्लस हो चाहे इसके अलावा कुछ आयंस हो, फॉर वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट इज नेसेसरी फॉर इट टू कंटेन्स आयंस आइदर द H प्लस आयन और एनी अदर आयंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बच्चे एसिड ना अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाता तब है जब उसके पास वाटर हो और उस वाटर पे H प्लस आयन देता है। अब कह रहा है कि एसिड जो है वाटर के एब्सेंस पे एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करता, बिकॉज एब्सेंस ऑफ वाटर पे आपके H प्लस आयन नहीं बनते। होता क्या है, एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन जिसका होता है H3O प्लस आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने HCl को जब वाटर में डिप किया तो होता क्या, HCl का ये जो H है वो अलग हो जाएगा और Cl अलग, Cl अलग हो क्या बन जाएगा, Cl माइनस जो बाहर आ गया, और HCl में जो H प्लस आया। अब H प्लस आयन स्टेबल नहीं होते, इसीलिए H प्लस क्या करता है, तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बन जाता है। तो हम ये बोलेंगे जब किसी एसिड को वाटर में डालते हैं तो H प्लस बना, H प्लस फटाफट से वाटर से कंबाइन करके H3O प्लस बन गया जो कि हाइड्रोनियम आयन है, और आपका प्लस
प्लस में Cl- बना। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर सोच के बोलना क्या ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा, नहीं ना। अगर हाइड्रोनियम या फिर H+ आयन नहीं बनेगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हाइड्रोनियम आयंस आर नॉट प्रोड्यूस, दे शो नो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, वाटर। बच्चे आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का पूछा गया सीबीएसई में। 5 सोल्यूशन है A B C D और E। कह रहा है कि जैसे टेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच स्केल से, तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। A की जो वैल्यू है वो 4, B का 1, C का 11 और D का 7 और E का जो है 9 है। कह रहा है इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे न्यूट्रल है, स्ट्रांगली अल्कैलिन है, तो कैसे करें। मुझे पता है, और बाद में क्या पूछा, इन्हीं को ना अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे, बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि जो पीएच लेस देन 7 होगा वो एसिडिक सोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। अगर पीएच एग्जैक्टली 7 है बच्चे तो ये न्यूट्रल होगा, और पीएच अगर 7 से ऊपर है तो पक्का बेसिक सोल्यूशन होगा। मतलब क्या है, जितना कम पीएच होगा, जितना कम, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीएच इस इन द रेंज स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितना कम पीएच होता है उतने ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होता है और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। और सेम बच्चे जिनका पीएच 7 से 14 है उसके पास के H+ आयन कम, और H+ आयन कम मतलब बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो अगर मैं टेबल में सेट करूँ A B C D E, इनके पीएच को नोट किया, देखो ठीक है। अब सोच के बोला, सबसे देखो अगर किसी का पीएच 4 है, अगर किसी का पीएच 4 है उसी के जस्ट नीचे 1 है। पीएच 4 हो चाहे 1 हो, दोनों कैसे हैं, एसिडिक है। फिर सुनना, पीएच 4 हो चाहे 1, बिकॉज 7 से कम की तरफ जो है सारे एसिडिक होते हैं, तो 4 वाला भी एसिडिक है, 1 वाला भी। पर लेकिन जितना कम पीएच उतना ज्यादा H+ आयन। सोच के बोला पीएच किसका कम है, 1 का कि 4 का, 1 का ना। अगर 1 का पीएच कम है इसका मतलब ये है कि 1 जो सोल्यूशन है, जिसका B जो सोल्यूशन है जिसका पीएच 1 है उसके पास H+ आयन ज्यादा होंगे। तो सोच के बोला 1 और 4 कौन सा, वैसे दोनों एसिड है तो इन दोनों कौन सा किसको वीक रखे, तो कंपैरिजन के केस में 4 वाले को वीक मानना पड़ेगा, इट मींस वीकली एसिडिक, और 1 जो है वो क्या, स्ट्रांगली एसिडिक हो गया। अब देन मुझे क्या, C और D और E। अगर ध्यान दो, C का पीएच कितना 11 और D का पीएच कितना 7 और E का कितना 9 है। अगर मैं D की बात करूं तो क्लियर कट है 7 है, और जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होगा, इट मींस 7 वाला न्यूट्रल, इट मींस D सोल्यूशन कैसा, न्यूट्रल है। अब देखो C और E दोनों का पीएच 7 से ऊपर है, एक का 9 है एक का 11 है। मुझे पता है दोनों बेसिक है, पर मुझे पता जिसका पीएच ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर 9 को 11 को कंपैरिजन करो, सोच के बोलो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। ऑब्वियस ही बात है सर 11 वाला, इट मींस C जिसका पीएच 11 है वो स्ट्रांगली एल्कलिन होगा, और E जिसका पीएच 9 है बच्चों वीकली एल्कलिन होगा। तो कंपैरिजन केस में आप बच्चे क्या करें कि देखो आपने क्या करा, पहले पीएच को अरेंज कर दिया। पीएच इन के देखो क्या, पीएच CEDAB, C का पीएच 11, E का 9 और D का 7 और A का 4 और B का 1 है। अब इसको देखो सोच कर, जैसे जैसे पीएच कम होते जा रहा है आपका H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा ना। देखो पीएच को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, इसका मतलब जो आपके हाइड्रोजन आयन है बच्चे बोल क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिकॉज जितना कम पीएच उतना ज़्यादा वो क्या है, H+ आयन उतना अच्छा एसिडिक होगा। तो बोलो क्या है, ये जो आपने अरेंज किया ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो क्या पीएच है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब, और A एंड B, दो टेस्ट ट्यूब लिया आपने A और B, और दोनों में इक्वल लेंथ ऑफ क्या लिए, मैग्नीशियम की रिबन है। और एक जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो टेस्ट ट्यूब B है बच्चे उसमें डाला एसिटिक एसिड। ये इसका देखो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सर ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैं एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है, दोनों को कंपैरिजन करूंगा। सोच के बोला कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस ही बात है जो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये आपका जो एसिटिक एसिड है ये आपका वीक एसिड कैटेगरी में आता है, ये आपका जो है ठीक है। पर लेकिन जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। अब सोच के बताओ, मैग्नीशियम मतलब रिबन है, अगर मैग्नीशियम की रिबन है मतलब मेटल है। तो देखो क्या है इसका मतलब, कर क्या रहे हो आप, कर क्या ही कर रहे हो कि मेटल को जो है एसिड से रिएक्ट करवा रहे हो, मतलब मेटल को एसिड से रिएक्ट कर रहे हो। जब मैं किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे पता है सॉल्ट बनता है प्लस में हाइड्रोजन बनता है। तो जो ये हाइड्रोजन बनना चाहिए, इसी हाइड्रोजन के बनने की वजह से फिजिंग टेक प्लेस कर रहा है, मतलब ये ना क्या मतलब गैस सा बाहर आ रहा है बुलबुले से ना, फिजिंग कहते हैं उसे। तो फिजिंग टेक प्लेस कर रहा है। सोच के बोलो कह रहा है किस में ज़्यादा फिजिंग होगा, वैसे होगा दोनों में, बिकॉज एसिड को मेटल से कराओगे सॉल्ट प्लस H2। आप मुझे बताओ जितना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी होंगी ना, तो उतना ज़्यादा H2 बनेगा। तो इट मीन सोच के बताओ HCl स्ट्रॉन्ग है
कि आपका एसिडिक स्ट्रॉन्ग है? सर ऑब्वियस ही बात है, एसिटिक एसिड जो वीक है और HCl स्ट्रॉन्ग है। इट मींस HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COH जो एसिटिक एसिड है। इसका मतलब H प्लस आयन किसके पास ज़्यादा होंगे? देयरफॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन टेस्ट ट्यूब A विल बी मोर देन इन टेस्ट ट्यूब B, बिकॉज जितने ज़्यादा एसिडिक उतने ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन है। तो अगर ये जो HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि हेंस रिएक्शन विल टेक प्लेस फास्टर इन टेस्ट ट्यूब A देन इन टेस्ट ट्यूब B। इसके वजह से जो फिजिंग है वो आपका टेस्ट ट्यूब, देखो ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में क्या लिया आपने? टेस्ट ट्यूब ए में लिया HCl, और आपका जो टेस्ट ट्यूब बी में लिया CH3COH है। तो सोच के बोला किस में फिजिंग ज़्यादा टेक प्लेस करेगा? तो ऑब्वियसली बात है टेस्ट ट्यूब ए, जिसमें कि आपका HCl है, ठीक है। तो द हेंस रिएक्शन विल टेक प्लेस फास्ट इन टेस्ट ट्यूब ए देन इन टेस्ट ट्यूब बी, और फिजिंग किस में होगा? अच्छा आपका टेस्ट ट्यूब ए में, जिसके पास HCl है। अब करते हैं क्वेश्चन 11 है, फ्रेश मिल्क जिसका पीएच कितना 6 है, कह रहा है फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपने क्या करा कि अगर फ्रेश मिल्क को हम कर्ड में चेंज करें तो pH कैसे चेंज होगा? pH अभी 6 था ना, तो सोच के बोलो क्या क्या चेंज होगा और एक्सप्लेन करो आंसर को। ये चलो क्या है, तो सोच के बोलो फ्रेश मिल्क था, pH 6 था। जब बच्चे जो कर्ड का जैसे आपका जो है जो फ्रेश मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा है, आप बताओ कर्ड के पास लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, मतलब जब फ्रेश मिल्क से कर्ड बन रहा है पक्का लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो लैक्टिक एसिड बन रहा है मतलब एसिडिक करेक्टर आ रहे हैं। अब सोच के बोलो अगर एसिडिक करेक्टर आ रहे हैं तो पीएच कहाँ जाएगा? आपका 7 से ऊपर की तरफ, जो 6 है 6 से ऊपर की तरफ जाएगा कि 6 से नीचे की तरफ जाएगा? ऑब्वियस ही बात है बच्चे, लैक्टिक एसिड का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब एसिड बन रहा है, और एसिड का जो पीएच है वो 7 मतलब 7 से कम या 6 से कम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे बैक्टीरिया चेंज द फ्रेश मिल्क इनटू कर्ड, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन कर्ड जो पीएच होगा 6 से डाउन चला जाएगा। इट मींस द पीएच विल कम डाउन फ्रॉम 6 टू अ लोअर वैल्यू। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। एक मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। सोच के बोलो बेकिंग सोडा मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फ्रेश मिल्क में कर रहा है। अब मुझे पता है बेकिंग सोडा कैसे होते हैं, थोड़े से बेसिक होता है। मतलब आप ये जो मिल्कमैन कर क्या रहा है, ये मिल्क में क्या ऐड कर रहा है? बेकिंग सोडा, मतलब ये मिल्क में बेस ऐड कर रहा है। कह रहा है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कैलिन। देखो फ्रेश मिल्क का पीएच कितना होता है? फ्रेश मिल्क का पीएच लगभग 6 होता है, ठीक है। फ्रेश मिल्क का पीएच कितना होता है? 6 होता है। सोच के बोलना तो होता क्या है, मुझे पता है कि भैया देखो जो दूध खराब था कब होता है? दूध खराब तब होता है जब उसका पीएच लगभग एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो, मतलब 6 से कम की तरफ हो जाए। तो दूध वाला क्या कर रहा है? दूध वाला बेकिंग सोडा को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब वो आपका क्या कर रहा है? देखो मुझे पता है कि वो एसिड में ट्रांसफॉर्म ना हो, इसलिए बेस को कर रहा है, ताकि बेस क्या करे? उस एसिड को खत्म कर दे। मतलब कह रहा है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कैलिन। देखो रीजन क्या है? द pH of milk changes from pH 6 to slightly alkaline on addition of very small amount of baking soda। इससे क्या होगा? मुझे पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो बच्चे बेसिक इन नेचर होता है। इससे क्या होगा? वो आपका मिल्क को सोरिंग, मिल्क को खट्टा होने से प्रिवेंट करेगा। बिकॉज खट्टा होने से रोक रहे हैं तो आप बेस को इंट्रोड्यूस करें, ताकि बेस के देखो खट्टा होगा पर लेकिन काफी लंबे समय बाद होगा। बिकॉज आपने बेस कर देना तो धीरे धीरे पीएच को शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। सेकंड कह रहा है व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। कह रहा है ये जो मिल्क है वो ज्यादा लंबे समय क्यों लगा रहा है? बिकॉज आपने बेस ऐड कर दिया, तो बेस से पीएच देखो पहले 6 था, 6 से कम होना था तो आपका जो है खट्टा होता, पर लेकिन 6 से आपने जो है NaHCO3 ऐड करने की वजह से आपने पीएच को और बढ़ा दिया, तो पीएच कम होने में टाइम लगा। इट मींस लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कर्ड फॉर्मेशन क्या न्यूट्रलाइज हो गया बाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे क्या होगा? दिस प्रोलॉन्ग्स द टाइम टेकन बाय मिल्क टू सेट अस कर्ड। अब करते हैं क्वेश्चन 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन बाय। देखो जो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे कंटेनर पे क्यों रखना चाहिए जिसमें मॉइस्चर ना हो? मॉइस्चर माने क्या है कि भैया मॉइस्चर क्या होता है? वाटर वेपर ना, बिकॉज वाटर वेपर को ही मॉइस्चर बोलते हैं। तो सो होता क्या है, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर्स देखो, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस गलती से वाटर के या फिर मॉइस्चर के संपर्क में या फिर बच्चे आप क्या उसकी विसिनिटी में आ गया तो वो उससे कंबाइन करके क्या बन जाता है? वो उससे कंबाइन करके जो है जिप्सम में चेंज हो जाता है, मतलब पीओपी रहेगा ही नहीं, क्या बन जाएगा? जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विथ
मॉइस्चर टू फॉर्म जिप्सम एंड सेट्स टू हार्ड मास। तो अगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर मिल गया तो बच्चे क्या करेगा, वो वाटर से कंबाइन करके जिप्सम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए आप इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हो। देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। आप करते हैं क्वेश्चन 14, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। बहुत सिंपल है बच्चे, न्यूट्रलाइज माने क्या होता है कि ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा। तो जब किसी एसिड को बेस से कंबाइन करते हैं या किसी बेस को एसिड से कंबाइन करते हैं तो ना एसिड रहता है ना बेस रहता है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा। और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज होने के से क्या नाम दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कह रहा है गिव टू एग्जांपल। अब इसके जो एग्जांपल है, आप एग्जांपल में क्या करोगे, एसिड को बेस से कराओगे या बेस को एसिड से। तो मैं चाहता हूं इसकी जो एग्जांपल है वो आप कमेंट करके मुझे आंसर देना। एक तो बहुत सिंपल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसे करा दो वाटर एसिड के साथ, मतलब जब क्या करोगे, बेस को एसिड से कंबाइन कराओगे, एसिड को बेस से। तो इसके जो आंसर है दोनों को लेके, मतलब मैंने कहा था एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो और एक आपका क्या है बच्चे, एक ले लो आपका HCl, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है, HCl केचप का एसिड होता है, और दोनों कंबाइन करोगे तो आपका जो है NaCl प्लस वाटर बनता है। ठीक है, वैसे आप दोनों के जो एग्जाम्पल है कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। कह रहा है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के एग्जाम्पल। तो बहुत सिंपल है सर, वॉशिंग सोडा का जो यूज है उसको हम ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में करते हैं। दूसरी वॉशिंग सोडा होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। और सेकंड क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर की हार्डनेस होती है, बिकॉज आप पढ़ोगे वैसे भी, तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उसके अच्छे बोलो क्या, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पहला यूज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बेकिंग पाउडर, बिकॉज ये बेकिंग सोडा होता है ना, जब किसी बेकिंग सोडा में हम आपका जो एडिबल एसिड, जो खाने लायक एसिड होता है उसे कंबाइन करते हैं तो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला यूज क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। पूछा था कि बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा साथ में माइल्ड एडिबल एसिड खाने लायक जैसे सार्ट्रिक एसिड है। और सेकंड क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होते हैं, ये आपके मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है अलग अलग बेसिक के नेचर होते हैं। अगर बेसिक है इसीलिए इसको जो है एक तरह के एंटासिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन ingredient in antacid, being alkaline it neutralize excess acid। जब हमारी बॉडी के अंदर इंडाइजेशन के टाइम पे एक्सेस एसिड बनता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के भी काम आपका ये आता है। ठीक है, तो हमने कंप्लीट डिस्कस किया। तो हमने कंप्लीट किया जहां पर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें एक दो क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी जिसकी जो PDF और डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे लिंक उसकी, वो डाउनलोड कर लेना। और बच्चे अगर आप चाहते हो कि मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट करके बताना। आज हमने कंप्लीट किया, अभी कह रहा हूं हर एक चैप्टर 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर के इंटेक्स और बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिस नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं इस चैप्टर के CBSE आज क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। और बच्चे मैं बताना चाहूंगा क्लास 10 के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हो इस बार CBSE बोर्ड में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।